नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। भारत का बाहुबली आ गया है। जी हम बात कर रहे हैं राफेल की। दुश्मनों का दिल दहलाने वाला आ गया है, चीन की नींद उड़ाने वाला आ गया है, पाकिस्तान को पस्त करने वाला आ गया है। बाहुबली आ गया है, राफेल आ गया है। यानी अब चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मनों की खैर नहीं, क्योंकि भारत के पास अब ऐसा योद्धा है जो हर बार का करारा जवाब देने में सक्षम है। Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. दिखाइए वीडियो बना। आ गया दुश्मनों का काल। आ गया बाहुबली। चीन पाकिस्तान में खलबली। ग्रैंड, सुपर ग्रैंड, ऐसा वेलकम, इतना भव्य स्वागत ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। ये वायुवीर का वेलकम है। वायुसेना के सबसे बड़े रक्षक का स्वागत है। जी हां, ये सिंघम का वेलकम है, राफेल का वेलकम है। दुश्मनों के सबसे बड़े विध्वंसक राफेल का स्वागत है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है बाहुबली। लंबे इंतजार के बाद हुए हैं दीदार। दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने आया है। चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने आया है। भारत का बाहुबली दुश्मनों के लिए खलबली बनने आया है। एक दो नहीं, पूरे 5 राफेल भारत आ गए हैं, दुश्मनों में अपनी धाक जमाने, उन्हें सबक सिखाने। लड़का हरफन मौला, दुश्मनों के लिए कार, आकाश का बाहुबली। सर्वशक्तिमान राफेल। जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता, खुला आसमान जिसका साम्राज्य है, जिसे देखते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है, वो राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आ चुका है। भारतीय वायुसेना भी जानती है कि राफेल लड़ाकू विमान की उसके लिए क्या अहमियत है। तभी तो राफेल लड़ाकू विमान के पहली खेप की जिम्मेदारी सौंपी गई है अंबाला एयरबेस पर तैनात 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को, जिसका अपना अलग ही एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन को राफेल की कमान सौंपी गई है। 17 एरो गोल्डन स्क्वाड्रन ने करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इस दस्ते में पहले मिग 21 की टाइप 96 फाइटर जेट शामिल थे। अब मिग 21 की टाइप 96 विमान रिटायर हो चुके हैं, लिहाजा इस स्क्वाड्रन को राफेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 स्क्वाड्रन जो है ये पहले मिग 21 टाइप 96
जहाज ऑपरेट करता था, जो फेज आउट हो गए हैं। और इस स्क्वाड्रन ने कारगिल की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनफैक्ट जो इसमें एक स्कॉलर अजय आहूजा जो शहीद हुए, वो इसी स्क्वाड्रन से ऑपरेट कर रहे थे उस समय पे। साफ है, वायुसेना का रक्षक उस स्क्वाड्रन के साथ है जिसका इतिहास गौरवशाली है। यानी अब चीन और पाकिस्तान की बेचैनी जायज है, क्योंकि भारत के इस वायुवीर के आगे पाकिस्तान तो पस्त है ही, ड्रैगन भी बेबस ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आया भारत का बाहुबली, चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। चलिए अब उन 3 शस्त्रों की बात करते हैं जिनसे राफेल लैस होगा। पहले मिट्योर मिसाइल के बारे में बात करते हैं। जहां मिट्योर लंबी रेंज वाली एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। भारत इन मिसाइलों का उपयोग राफेल लड़ाकू विमानों के साथ करेगा। इसके लग जाने के बाद एयर टू एयर हमला करने में राफेल की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल अमराम का इस्तेमाल करती है, जिसकी मारक क्षमता 55 से 75 किलोमीटर ही है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है राफेल की ताकत का। राफेल में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्काल्प मिसाइलें भी लगेंगी। ये ब्रह्मोस की तरह क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के भीतरी इलाकों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। फ्रांस से आने वाले राफेल में, फ्रांस से जो राफेल आए हैं उसमें स्काल्प और मिट्योर मिसाइलें पहले से ही लगी होंगी। स्काल्प मिसाइलें दुश्मन देश के पुल, रेल, सड़क, पावर प्लांट्स, एयरफील्ड्स, बंकर्स, कमान और कंट्रोल सेंटर्स को आसानी से निशाना बना सकती हैं। ये मिसाइल रडार को भी चकमा दे सकती हैं और इसका इस्तेमाल मौसम की सभी दशाओं में किया जा सकता है। इस मिसाइल से किसी निश्चित लक्ष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई आसानी से अंजाम दी जा सकती है। इसके साथ ही हैमर मिसाइल के लिए भी फ्रांस को भारत ने ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही हैमर मिसाइल भी राफेल के बेड़े में शामिल होगी। हैमर मिसाइल 3 मीटर लंबी और 330 किलो वजनी होती है। ये मिसाइल ऊंचे पहाड़ी स्थानों पर 60 किलोमीटर की दूरी और कम ऊंचाई वाली जगहों पर 15 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। जीपीएस और इंफ्रारेड तकनीक से लैस ये मिसाइल दिन और रात के दौरान सभी मौसमों में काम कर सकती है। इसमें वर्टिकल स्ट्राइक क्षमता है। एक राफेल विमान में ऐसी 6 मिसाइलों को लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम खूबियां राफेल के पास हैं और यही वजह है कि राफेल इतना ज्यादा भरोसेमंद है और इसीलिए इसको बाहुबली कहा जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं सुशांत सिंह सुसाइड केस मामले की, जिस पर भरोसा किया उसी ने दगा दे दिया। सुशांत केस की मिस्ट्री की परत जैसे जैसे खुल रही है वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं। प्यार, पैसे और धोखे की इस मिस्ट्री में जो नाम सामने आ रहा है वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का है। उठने लगा है रहस्य से पर्दा। पिता की एफआईआर से कई बेपर्दा। मुंबई में पटना पुलिस की जांच जारी। रिया से पूछताछ की कब आएगी बारी। प्यार और फरेब की अनसुलझे मिस्ट्री। रिया की धोखे वाली सामने आई हिस्ट्री। गर्लफ्रेंड का डर्टी गेम। तो सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस का आज मुंबई में दूसरा दिन है।
पटना पुलिस सुशांत के फ्लैट की जांच कर चुकी है। वहीं सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। पटना पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक रिया सामने नहीं आई है। पटना पुलिस को मुंबई पुलिस से इजाजत का इंतजार है, जिसके बाद रिया से पूछताछ हो सकती है। इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती ने मुंबई सेशन कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दायर की है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पटना से मुंबई केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली है। और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि पटना पुलिस पहले तो एफआईआर में आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पहल की, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। विकास सिंह ने और भी कई खुलासे किए हैं और सुशांत की सुसाइड के लिए रिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड किसी का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो एक ऑफेंस होता है ना, वो एक ऐसा गंभीर ऑफेंस होता है जिसमें कि एक आदमी की मानसिक स्थिति पे काम किया जाता है, उसका मेंटल कंट्रोल किया जाता है। मेंटल कंट्रोल करने के लिए जो पहला जो इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, जो क्राइम का पहला इंग्रेडिएंट है कि परिवार को अलग कर दिया। पिता को बात नहीं करने देती थी, पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया भर की दवाई स्टार्ट करवाई और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गई। वो उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उससे कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गई, फोन ब्लॉक कर दिया। देखिए, जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरीज ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला और उसके लिए क्लियरली रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। देखिए, 1.5 महीने का सवाल 2 रीजन से लगा। एक तो कि फैमिली शोक में था, दूसरी बात कि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, पहला एफआईआर यही है। तीसरी बात यह है कि जब फैमिली को लगा और जब शोक से फैमिली निकली और जब देखा कि यह मुंबई पुलिस का रवैया, मुंबई पुलिस फैमिली पे प्रेशर डाल रही थी कि आप बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का नाम दें, उनको इन्वॉल्व करें, तो जब फैमिली ने देखा कि ये तो बिल्कुल ही डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है, तब लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचता है। और चूंकि पटना में कॉज ऑफ एक्शन था, पटना में उसके पिता रहते हैं प्लस कॉज ऑफ एक्शन था, इसलिए डिसाइड हुआ कि हम लोगों ने किया। जो मुंबई पुलिस कर रही थी वो जो किस डायरेक्शन में मुंबई पुलिस जा रही मैं अभी कह भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा कहना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली मुंबई पुलिस सही डायरेक्शन में नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पटना में भी जब हम गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस को प्रॉब्लम था एफआईआर दर्ज करने में। तो पुलिस को यहां तक, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, पुलिस को था कि जब तक हमको ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक हम, और मैं बोलना चाहूंगा आज कैमरा पे कि नीतीश कुमार जी ने बड़ा पॉजिटिव रोल किया, संजय झा उनके मिनिस्टर हैं, इरिगेशन मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल किया, उन्होंने सारे केस को समझा और फिर उनकी मदद से पुलिस को समझाई गई और तब ये केस रजिस्टर हुआ वहां पे। बिल्कुल, क्योंकि पहला एफआईआर सिर्फ एक ही एफआईआर है, वो पटना पुलिस का एफआईआर है और हम चाहते हैं पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करे सारे मामले को और इसको अंजाम तक लेकर के जाए। सीबीआई जांच की मांग परिवार की तरफ से कही नहीं थी, किसी ने एक दो बार ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं की मांग नहीं है। अगर कभी पटना पुलिस, अगर हम लोग को कभी लगेगा आगे जाकर के कि ये सक्षम नहीं है, तो फिर सीबीआई पे जाने की बात होगी, शायद वो सरकार ही भेज दे, लेकिन हमारे तरफ से
सुशांत सिंह के पिता के वकील आप विकास सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ साफ रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं कई सारे। इधर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बाद बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्म के कलाकार मनोज तिवारी ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सीबीआई ही इस मामले की सच्चाई सामने ला सकती है। मैं समझता हूं पूरी न्यायिक इतिहास की सबसे एक काला अध्याय हुआ है। अब मैं समझता हूं कि जो महाराष्ट्र में सरकार है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसमें कांग्रेस और एनसीपी की जो नीति है, जो नीयत है, वो उस पर सवाल उठ गया है। और सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। सभी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आखिर क्यों बिहार के एक होनहार बेटे को सुसाइड करना पड़ा। राजनीतिक दलों और महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है, जिसका हम सभी समर्थन करते हैं। यह जांच तो होनी ही चाहिए ताकि बिहार के बेटे को न्याय मिले। और यह भी इसलिए भी जांच होनी चाहिए कि बॉलीवुड का जो माफिया गिरोह है, जो आपराधिक तत्व है, जो हवाला कारोबारी है, जो इंटरनेशनल नेक्सस है जिसका बॉलीवुड के साथ, ये सारे लोग एक्सपोज्ड हों। उन लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया। और मुझे लगता है पटना पुलिस इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से तहकीकात करेगी। कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत साजिश और षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। ये बातें तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है और तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि उसको इस मौत के मामले की जांच हो करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिहार सरकार से भी अनुरोध किया था। तो हम लोगों का यही मानना है कि सीबीआई जांच हो, बढ़िया से जांच हो और एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए। क्यों उनको आत्महत्या करनी पड़ी? क्या ऐसे माहौल थे जिससे उनको आत्महत्या करनी पड़ी? तो एक सुर में सभी नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए अब आपको एक एक कर बताते हैं क्या कुछ अभी तक हुआ इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले को हमने आपको बताया, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार एक और विभीषिका से जूझ रहा है, वो है बाढ़। तो बिहार का एक बड़ा इलाका अब भी बाढ़ की चपेट में है। नदियां उफान पर हैं और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। तारीख बदल गई, महीना बदल गया, लेकिन बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीर नहीं बदली। हर तरफ पानी और परेशान लोग। गोपालगंज के बैकुंठपुर का यही वो गांव देवपुरा है, जहां 23 जुलाई को बांध टूटा था। पूरा इलाका पानी पानी हो गया। घर का सामान और खाने का अनाज सब कुछ बर्बाद हो गया। बांध को टूटे 5 दिन बीत गए, लेकिन देवपुरा के वार्ड नंबर 3 के लोगों तक सरकारी मदद नहीं पहुंची। अब आंखों से आंसू और जुबान से नाराजगी निकल रही है। तो आप लोग कैसे खा रहे हैं जब बाढ़ आया तो? और बाढ़ आया तो जो राशन था, चावल, गेहूं, आटा खाए, अब खत्म हो गया तो मार्केट से खरीद के लाते हैं गर्दन भर पानी में जा करके। एक डेंगे भी नहीं मिला है। जब पूछते हैं तो आंसू आता है कि अगर इस समय कोई अफसर। नाराजगी मुजफ्फरपुर के लोगों में भी है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से अहियारपुर के विजयी छपरा में एक पुराना तटबंध टूट गया और पानी शहर में प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर नाराजगी जाहिर की। ये जाम किया गया है, जो पानी का दबाव काफी रोड पर जो बढ़ गया है। अगर बड़ी गाड़ी चलती है तो ये रोड टूटने का डर है, जिससे कम से कम
10 से 20 गांव यहाँ ग्रसित हो जाएगा। और बगल में SKMCH है, इसमें काफ़ी पेशेंट भरा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी होगा। बाढ़ को लेकर लोगों में नाराजगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा। NDRF की टीम विजयी छपरा इलाके में लगातार राहत बचाव काम में जुटी हुई है। और NDRF की 2 बोट फिलहाल बूढ़ी गंडक किनारे के जो रहने वाले लोग हैं, खास करके मुजफ्फरपुर शहर के आसपास जो विजय छपरा इलाका है, वहाँ बांध टूटने से थोड़ी अफरा तफरी मची है और धीरे धीरे पानी फैलता ही जा रहा है। वहाँ NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और जो लोग घरों में जल कैदी बने हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। गांव तो गांव, शहर में भी स्थिति चिंताजनक है। शहर से 70 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के पानी से पूरा थाना डूब गया है, जिसकी वजह से पुलिस वाले परेशान हैं। थाने की तस्वीर देखिए, चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हालांकि बाढ़ के पानी में जो पुलिसकर्मी हैं वो थाना छोड़ चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर बगल में शिफ्ट कर गए हैं। एक चौकीदार है जो ड्यूटी पर तैनात है, इसी थाने में है, वो तैनात है। ये कोई एक साल की कहानी नहीं है। बरसात में हर साल थाने में ऐसे ही पानी भर जाता है और पुलिस वालों को थाना छोड़कर जाना पड़ता है। 87 से पोस्टेड है बिच्छू राय जी, और हर साल कमोबेश तस्वीर ऐसे ही देखने को मिलती है, बाढ़ का पानी। और देखिए बाढ़ के पानी में जो चौकीदार हैं बिच्छू राय जी, ये लगातार, आप अंदर में ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं। कब बाढ़ का पानी आता है? हर साल आता है पानी। तो कैसे आप लोग काम कर पाते हैं इसमें? कभी धर्मशाला में है, धर्मशाला पर चल जाते हैं। हर साल बरसात के मौसम में बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी से भर जाता है और लोगों को जिंदगी बचाने की जंग लड़नी पड़ती है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से संजय कुमार, गोपालगंज से मुकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से सुधीर के साथ प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।